So for cancer detection and diagnosis, we should have to have a early detection of cancer. That is very very essential in all, as इनकी वजह से it allows us that कि डिजीज को हम लोग अच्छे तरीके से जान सकते हैं, हाँ कि ना, और उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जब तक किसी डिजीज के बारे में हमें ये ना मालूम चले कि क्या हो, कौन सा डिजीज है, क्या हो रहा है अंदर, तब तक हम उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कैंसर का इनिशियल स्टेज को अगर मालूम चल जाए तो हम लोग उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हम लोग अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए अपने आपके पास अलग अलग टेक्निक्स है। तो कुछ टेक्निक्स का नाम मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहला होता है ब्लड एग्जामिनेशन। पहला क्या होता है? ब्लड एग्जामिनेशन। क्लियर? इन ब्लड एग्जामिनेशन व्हाट विल हैपन? बेसिकली अगर ब्लड कैंसर है, बेसिकली क्या है, ब्लड कैंसर किसमें होती है? डब्ल्यूबीसी में होती है कि ना, जहां पर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएगा। अरे कैंसर में क्या होती है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है। यस और नो? कैंसर में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है कि नहीं, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, तो जब अगर ब्लड कैंसर होगा तो वहां पर भी तो इनके सेल्स बढ़ जाएंगे ना। सो इन केस ऑफ ल्यूकेमियास, ल्यूकेमियास क्या होती है? ल्यूकेमियास क्या होती है बताओ? एनीवन? सर वाइट ब्लड। हाँ, डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स में जो कैंसर होती है इसको बोलते हैं ल्यूकेमियास, हाँ कि ना? सो इन केस ऑफ ल्यूकेमियास वहां पर क्या होगा? उनके डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाएंगे। तो क्या हम इस तरीके से जान सकते हैं कि हाँ कि कैंसर का यहाँ पे इनिशियल स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ गया है। गॉट माय पॉइंट? हेलो? यस सर। टेस्ट फॉर इंक्रीज WBC count in case of leukemia, हाँ कि ना? in case of leukemia। क्लियर? बोलो ना। हाँ जी। हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या बात करें? ब्लड एग्जामिनेशन में जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, मतलब जिससे ये मालूम जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा, कहाँ पर मार्कर जीन और स्टॉप कोडन वगैरह पढ़ा है ना, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ा है क्या? ऑपरेटर जीन। यस सर। हाँ, तो वहां पर जैसे वहां पर मार्कर होता है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। कुछ उसी तरीके से ट्यूमर्स का जो इनिशियल स्टेज के बारे में जान सकते हैं, इनके लिए आपके पास कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? डिटेक्शन ऑफ द ट्यूमर मार्कर्स। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो आपको ये बताएगा अलग अलग कैंसर के केस में कि यहाँ पर क्या है, ट्यूमर होना शुरू हो गया, मतलब ट्यूमर हो गया है। क्लियर है? जैसे कि पहला इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? ट्यूमर मार्कर्स में। अब जैसे लीवर का कैंसर है तो लीवर के लिए कुछ अलग आपके पास मार्कर होगा। अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो उसके लिए अलग आपके पास क्या होगा? मार्कर होगा। अगर बोन में अगर मेटास्टेसिस हो गई है तो उसके लिए आपके पास अलग मार्कर होगा, हाँ कि ना? सो फॉर लीवर कैंसर कैंसर के लिए क्या होती है? बोलो। ऐसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं उसका मार्कर्स का नाम, जिसे इसको बोलते हैं अल्फा फेटोप्रोटीन। अल्फा फेटोप्रोटीन, इन शॉर्ट इनको हम लोग AFP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AFP बोलते हैं। और ये किसके लिए होती है बताना? बोलो। लीवर कैंसर के लिए। तो ये हम लोग ब्लड एग्जामिनेशन के दौरान इसको कर सकते हैं। अगला आपके पास है PSA। क्या है? अगला है PSA।
इसके लिए हम लोग, अच्छा पीएस का पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं। ये होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। किसके लिए? प्रोस्टेट जो मेल में होता है, हाँ की ना, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जब प्रोस्टेट में कैंसर होगा तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एंटीजन रिलीज होगी जो किसका काम करेगा? ट्यूमर मार्कर्स का काम करेगा। यस और नो? हेलो? एंड दिस इज फॉर प्रोस्टेट कैंसर। गॉट इट? अगला हम लोग बात करते हैं अल्कलाइन फोस्फेट। क्या बात करते हैं? अल्कलाइन फोस्फेट। फोस्फेटेज एक एंजाइम है। ये किसके लिए होती है आपके पास? बोन मेटास्टेसिस के लिए। जब बोन में ऐसा हो जाएगा, बोन में अगर ट्यूमर हो जाएगा तो हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं? बोन मेटास्टेसिस। बात समझ में आ रही है? मेटास्टेसिस। बात समझ में आई क्या? बोलो। हाँ सर। सो लिवर कैंसर के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन AFP बोलेंगे, प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA बोलेंगे, और बोन के मेटास्टेसिस के लिए अल्कलाइन फोस्फेटेज। ये सब के सब क्या है? ट्यूमर मार्कर्स है। क्या इतना सबने लिखा? Next method, next detection method, next diagnosis is biopsy. In this method, what we can do? We can take a piece of suspected tissue where the tumor are suspected. जहाँ पे जिस पार्ट पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें ट्यूमर है, तो डॉक्टर्स, मतलब पेशेंट को ट्यूमर है तो डॉक्टर वहाँ के टिश्यू का क्या करता है? बायोप्सी करता है। मतलब बायोप्सी में क्या होती है? उनके टिश्यू को, सस्पेक्टेड टिश्यू को वहां से कट करता है एक सेक्शन में, और उसको स्टेन की जाती है कुछ डाइज वगैरह से, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। और ऐसे स्टडी करने को मेथड को क्या बोलते हैं? हिस्टो मतलब टिश्यू पैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। और जो डॉक्टर करने वाले होते हैं क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट होते हैं। मतलब ये होगा कि जो वहां पर कैंसरस सेल्स होंगे, जो वहां पर कैंसरस सेल होंगे, तो उनके मतलब जो ट्यूमर वाले सेल होंगे, दे विल हैव हाई वैल्यू ऑफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यस और नो? क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, इरेगुलर साइज का हो जाएगा, न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम सबके सब बड़े हो जाएंगे, तो क्या उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा? तो सरफेस अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी को तो बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। हाँ कि ना? तो इस तरीके से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि बायोप्सी में इस तरीके से अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब वहां पर ट्यूमर है। अगर नहीं मिलता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है जिसे बोलते हैं, अगर वो नॉर्मल है, इट मींस वहां पर कोई ट्यूमर या कोई कैंसर नहीं है। गॉट माय पॉइंट? कोई डाउट है इसमें? बोलो। नहीं सर। नाइस। in this suspected tissue is taken, suspected tissue is cut into thin section. अगर ब्रेस्ट का है तो ब्रेस्ट के लिए, अगर सर्वाइकल है तो वहां पर उसका फ्लूइड लेते हैं। मतलब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरीका हम अपनाते हैं। क्लियर है? देन फिर क्या करते हैं इसमें हम लोग? स्टेंड करते हैं। क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं। देन फिर एंड एग्जामिनिंग करते हैं। कहाँ पर? एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। बात समझ में आ रही है? अंडर माइक्रोस्कोप। कोई दिक्कत? और ऐसे ही स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू के स्टडी, क्योंकि लैब में कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स के लैब में कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। हाँ कि ना? अरे बोलो। हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं।
और करने वाला कौन होगा? पैथोलॉजिस्ट होगा, हाँ कि ना? जहां पर क्या दिखेगा, जो कैंसरस सेल होंगे, कौन होंगे? ये जो कैंसरस सेल होंगे उनका क्या होगा? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा होगा। कैंसरस सेल्स will have very high value of KI का मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्योंकि ऐसा क्यों होगा बताओ? कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ना उसका इंक्रीजिंग हो रहा है ना, साइटोप्लाज्म उसका जो वॉल्यूम वो भी बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोलस ये भी बड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बोलो राइबोसोम्स, तो इन सब की वजह से ये सब के सब बढ़ जाएंगे, हाँ कि ना? क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या मालूम चलेगा? कि उसको ट्यूमर या कैंसर है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई तुम लोग? बताओ हाँ सर। हाँ सर। जल्दी लिखो। इन सीवियर केस अगर ब्रेस्ट में का कैंसर का अगर एरिया ज्यादा है तो फिर हमें ब्रेस्ट को कटवाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर छोटा मोटा सिस्ट है या फिर अगर थोड़ा मोटा अगर ट्यूमर है, उसके लिए हम लोग उसको टेस्ट करने के लिए, अभी कंफर्म नहीं कि है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है और दर्द कर रहा है, जो भी इस तरह प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट उसको मैंने कट करके नहीं देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? निडिल के थ्रू उसको हम लोग वहां के कंटेंट को निकालेंगे, हाँ कि ना? तो जैसे कि ब्रेस्ट सिस्ट हो गया या ब्रेस्ट का ट्यूमर हो गया, तो अंदर जो फ्लूइड होती है उसको वहां से कलेक्ट करते हैं, हाँ कि ना? और उसको एग्जामिन करते हैं। अगर वहां पर टेस्ट सही मिलता है, इसका मतलब वहां पर क्या है? कैंसर या ट्यूमर या सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? FNAC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FNAC। इनका फुल फॉर्म को मुझे बताएगा क्या? भूमिका आप बताना। फाइन, N फॉर निडल, एस्पायरेशन, साइटोलॉजी। अरे बोलो ना। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। जहां पर हम लोग निडल के सहारे ब्रेस्ट में इंसर्ट की जाती है, जैसे इंजेक्शन के थ्रू, वैसे यहाँ पर भी करते हैं, और वहां के अंदर की फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वहां से हमें क्या मालूम चलता है? अगर वहां पर टेस्ट देता है तो फिर क्या करते हैं? उसका फिर अलग तरीके से फिर ट्रीटमेंट की जाती है। अगर रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग फिर ट्रीटमेंट करेंगे। अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू टेक अनदर काइंड ऑफ टेस्ट, और उसके लिए हमें अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग कहां पर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट के सिस्ट में, ब्रेस्ट का सिस्ट बोलिए या फिर क्या बोलिए? अरे बोलो, ट्यूमर। यहां पर क्या करते हैं? फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। फ्लूइड इज collected and examined, है कि ना? for the presence of cancer cell। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। चौथा टेक्निक है आपके पास पेप स्मीयर। क्या है? पेप स्मीयर। बेसिकली एक तो हम लोगों ने ब्रेस्ट का सिस्ट के लिए हम लोगों ने इंजेक्शन का यूज किया, उसी तरीके से हम लोग सर्वाइकल फ्लूइड को भी, जो सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है, आपको मालूम है कि हम लोगों ने कुछ इनिशियल लेक्चर में कैंसर के पढ़ा था, सर्वाइकल कार्सिनोमा मतलब कैंसर इन द सर्विक्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हाँ कि ना?
सो उसको हम लोग पैप स्मेयर को यूज करते हैं किसके लिए, सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए, आगे ना। इसके लिए एक स्लाइड बनाई जाती है किसकी, जो वहां से ऑब्वियसली वहां पर कैंसर होगा तो वहां पर क्या होगा, फ्लूइड की सेक्रेशन होगी, आगे ना। तो इनको आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, डायग्राम को वहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो फ्लूइड होगा उनके लिए हम लोग स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यूज्ड फॉर, अरे बोलो, सर्वाइकल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा क्लियर है। इनके लिए हम लोग स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड is prepared from cervical या cervical fluid। कोई दिक्कत? yes or no? No, sir. नेक्स्ट टेक्निक इज एक्सरे। एक्सरे कर सकते हैं, ऑब्वियसली एक्सरे में वो अगर नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल दिखेगा, अगर ट्यूमर बना हुआ है तो हमें ट्यूमर का दिखेगा। तो बेसिकली एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई हम लोग किसके लिए करते हैं? देखो अब हम अंदर के जो ऑर्गेन्स है, इंटरनल जो ऑर्गेन्स, जो विसरल ऑर्गेन्स है, उनको तो हम काट करके देख नहीं सकते, हाँ कि ना। अब जो बाहर के ऑर्गेन थे जिसका फ्लूइड ले सकते थे उसको हमने तो ले लिया, हाँ कि ना। जिनका हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, अरे बोलो, किसी को नहीं पता? कंप्यूटेड टोपोग्राफी, हाँ कि ना। और एमआरआई, these are these techniques are very useful for the case of internal organs, हाँ कि ना। these are very helpful for detection of cancer in internal organ, अरे हाँ कि ना, कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। बात समझ में आई? हेलो, अरे हाँ, बोलो। अगर बात करें किसके बारे में, सीटी स्कैन के बारे में, तो इन केस ऑफ सीटी स्कैन क्या करते हैं हम लोग, इन केस ऑफ सीटी स्कैन एक्सरे को यूज करते हैं। एक्सरेज आर यूज टू जनरेट 3D मतलब 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन और द ऑब्जेक्ट, जिनकी वजह से हमें कंप्लीटली दिख जाता है कि अंदर असल में दरअसल में मसला क्या है। बात समझ में आ रही है? यूज टू जनरेट 3 डायमेंशनल, कौन सा डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल इमेज, व्हाट माय पॉइंट, दैट इज इन 3D। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा 3D के बारे में, ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, अरे हाँ कि ना, इंटरनल ऑर्गन्स। बात समझ में आ रही है क्या? इन नेक्स्ट, इन केस ऑफ एमआरआई, एमआरआई में क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आप लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। कहाँ पढ़ेंगे, अरे बोलो ना, कहाँ पढ़ोगे? modern physics. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। इसका मतलब रेडिएशन 2 टाइप का होता है वहां के ना, एक आयोनाइज होने वाला जो आफ्टर रेडिएटिंग आयोनाइज हो जाए, और कुछ आयोनाइज ना हो, आगे ना। तो इसके लिए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करते हैं टू नो एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू।
आगे ना, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस in a living tissue, in a living tissue. कोई दिक्कत है क्या, बोलो। हेलो, नेक्स्ट टेक्निक इज द मॉडर्न टेक्निक, मतलब समवॉट पीसीआर टाइप का कंसेप्ट है। पीसीआर जानते हैं ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हेलो, क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे ना, कुछ उसी टाइप की ये टेक्निक है। जैसे आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडीज के बारे में, आगे ना, तो जो कैंसर के लिए स्पेसिफिक एंटीजन होती है, तो मैंने क्या बोला, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, अगर उसको हम लोग उसका बहुत सारा क्लोन्स बना लें, बहुत सारा नंबर बना लें, बहुत सारा कॉपी बना लें, तो क्या इसके मतलब शुरुआत में तो नंबर कम होगी, अगर इसी का हम नंबर बढ़ा के देख लें तो हम ये मालूम कर सकते हैं ना कि आगे इसके क्या बीमारी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट शुरू में ही कर दें ताकि ये बाद में प्रॉब्लम कॉज ना करे। गॉट माय पॉइंट। हेलो, जैसे खास तौर से अगर हम लोग ब्लड्स की बात करें ना, व्हाइट ब्लड सेल्स में, अगर ऐसा मालूम चल सकता है कि इनके पेरेंट्स को क्या था, ब्लड कैंसर था, तो बच्चे को भी आ सकता है, हाँ कि ना। अरे बोलो, बच्चे को आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो इसको बच्चे को आगे ना हो सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मोनोक्लोनल करते हैं, मतलब कुछ पेरेंट सेल को कॉलोनी बना करके उसका उसके अंदर डिफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं, और फिर उसी का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि जो आने वाला बच्चा है, जो आगे जो बच्चा होगा, उसमें ऐसा प्रॉब्लम ना आए। बात समझ में आ रही है क्या। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इसके एंटीबॉडीज होंगे, जो इसके एंटीबॉडी, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, बहुत सारा क्लोन्स बनाएंगे, आगे ना, एंटीबॉडीज दैट इज मोनोक्लोनल, इनके पेरेंट से मोनोक्लोनल अगेंस्ट। अच्छा, ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में होगा बोलो तो, कैंसर, अरे बोलो ना, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और इसको हम लोग इसके इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, इनको देखते हुए हम कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं, आगे ना। कुछ टेक्निक में, इसी मॉडर्न टेक्निक में क्या आते हैं आपके पास, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जहां पर जीन्स की वजह से कैंसर होता है, आगे ना। तो जो कि ऐसा हमें डाउट है कि ये जीन्स क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं बच्चे में, तो इसको हम अगर पहले ही इसका अगर हम लोग करेक्शन कर लें इन जीन्स को, तो बाद में इसका प्रॉब्लम आ नहीं सकता, हाँ कि ना। So identification of such kind of genes which can cause cancer in future, which we can predispose an individual to certain cancer, that is very very helpful for us, so that कि हम उसके कैंसर के बारे में जान करके उसको होने वाले कैंसर से बचा सकते हैं, और हाँ कि ना। और ऐसे इंडिविजुअल जो ऐसा सस्पेक्टेबल है कि उसको ऐसा कैंसर हो सकता है, तो जो इसके लिए कार्सिनोजेंस होंगे, तो दे आर, doctors are advise them to avoid such kind of exposure, so to get contact with such kind of carcinogen, so that कि वो फिर अवेक होकर के कैंसर कॉज ना करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हेलो, हाँ सर। तो इसमें नेक्स्ट लिखना टेक्नोलॉजी, या फिर ऐसा कीजिए टेक्निक्स of molecular biology, molecular biology
for to detect genes which causes cancer। क्या बात समझ में आई सबको? बोलो आगे ना। जैसे कि लंग कैंसर होती है, हाँ कि ना? तो लंग कैंसर कैसे होती? टोबैको स्मोक से होती है। तो टोबैको स्मोक से हम बच सकते हैं, हाँ कि ना? अगर टोबैको स्मोक से बचा जाए तो ये उसके लिए कार्सिनोजन हो गया, तो इसका मतलब लंग कैंसर होगा नहीं। तो लंग कैंसर उसी को होता है जो टोबैको स्मोक से नहीं बचते हैं, मतलब जो इसके हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ sir. कॉज लंग कैंसर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। नो सर। नहीं sir. तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जब मालूम चल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ अपने पास है, डायग्नोसिस हो जाएगा, डिटेक्शन हो जाएगा, तो फिर रिस्पेक्टिव टाइप से हम लोग क्या करेंगे? कैंसर का उसका ट्रीटमेंट करेंगे। पहला है सर्जरी। पहला क्या है? सर्जरी। इसके लिए अपने पास कंडीशन क्या है? रिमूविंग, जैसे मान लो अगर किसी लिम्स में, किसी डिजिट्स में हुआ, मतलब किसी फिंगर में हुआ, तो हम उसे पूरा फिंगर को हमें रिमूव करना पड़ सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ sir. हाँ तो रिमूविंग entire cancerous tissue, आगे ना, एंड जो उससे रिलेटेड लिम्फ नोड्स हैं, आगे ना, उसको भी हम रिमूव कर देंगे। मतलब कैंसर का अगर एक भी सेल रह गया तो दोबारा उतना ही बड़ा वो कैंसर कॉज कर सकता है, आगे ना। इसलिए कैंसर को हम ज्यादा छेड़ते नहीं है, प्रिकॉशन कर करके हमें फिर उसका ट्रीटमेंट धीरे धीरे कर करके हमें वो करना पड़ता है। क्लियर है? दूसरा जो टेक्निक है आपके पास वो है रेडियोथेरेपी। क्या है? रेडियोथेरेपी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इन रेडियोथेरेपी जो लीगली टेकिंग, जो क्या बोलते हैं, जो कैंसरस सेल है, जो नॉर्मल टिश्यू है, इनका ध्यान रखते हुए उनको इराडिएट करते हैं, मतलब उसको मार देते हैं, आगे ना। जो भी सराउंडिंग ट्यूमर सेल है उनके आसपास जो नॉर्मल सेल है उनको ध्यान रखते हुए, उनका केयर करते हुए, बाकी सारे ट्यूमर सेल्स को क्या करते हैं? इराडिएटेड करते हैं। लिदली का मतलब डेथ वाला, आगे ना। तो आपके पास अलग अलग टाइप का थेरेपी होता है। कोबाल्ट थेरेपी होता है, आयोडीन थेरेपी होता है, एक्सरे रेडिएशन होता है, ये सब दिया जाता है ताकि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ in sir. this tumor cells in this tumor cells are irradiated tumor cells are irradiated lethally लेकिन ये ध्यान में रखते हुए टेकिंग केयर ऑफ नॉर्मल सेल, हाँ कि ना, टेकिंग केयर ऑफ नॉर्मल सेल एंड टिश्यू। कहीं ऐसा ना हो
कि ट्यूमर सेल को ट्रीटमेंट करने के चक्कर में आपको पता है कि इन रेस के थ्रू भी कैंसर कॉज हो सकता है, याद है कि नहीं? बोलो ना। ऐसे ऐसे इन रेस की वजह से भी कैंसर हो सकती है। तो उनमें कैंसर ना हो, मतलब एक तो ये है कि इनको अच्छे से कंप्लीटली खत्म करना है। दूसरी बात, जो उनके नॉर्मल सेल्स हैं और जो नॉर्मल टिश्यू हैं उनमें कुछ फर्क ना पड़े। तो ऐसा ना हो कि एक को बचाने के चक्कर में बाकी दूसरे को, हम एक इसको तो बचा लिए पर दूसरे को कैंसर हो गया, मतलब दूसरे सेल्स को कैंसर हो गया जो स्टेम और सेल्स को सराउंड करके रखेंगे, हाँ कि ना? तो एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्या क्या है? कोबाल्ट थेरेपी है। अरे कौन सी? कोबाल्ट थेरेपी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोबाल्ट 60 बोलते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट आपका होता है क्या? आयोडीन थेरेपी। कौन सा थेरेपी? आयोडीन थेरेपी। इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? I-131, क्लियर? और फिर लास्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग? एक्सरे रेडिएशन। एक्सरे रेडिएशन आर गिवन, जिनकी वजह से क्या करेगा बताओ? जो भी वहां के सराउंडिंग सेल्स होंगे, जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, हाँ कि ना? दे विल डिस्ट्रॉय रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? बोलो ना। हाँ सर। समझ में नहीं आया? समझ में आया? हम समझा सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? नहीं सर। बीथन आपसी, दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है तुम बताना, बोलो। अरे कीमोथेरेपी से आप क्या समझते हो? कुछ तो मालूम होगा ना यार इससे। ये तो नॉर्मल वर्ड है जो आप लोग डेली यूज करते होंगे। तो मतलब वैसे ड्रग का कुछ है? सर ड्रग का कुछ है? ड्रॉप का नहीं, केमिकल। ड्रग केमिकल, ड्रग। हाँ हाँ, ड्रग्स ड्रग्स। तो मतलब वो जो आपने बोला वही, तो केमिकल का ट्रीटमेंट देंगे, मतलब केमिकल का थेरेपी देते हैं, तो क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं, हाँ कि ना? सो इसके लिए आपके पास बहुत सारा ड्रग्स होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपेटिक, जो कि डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, उसको बोलते हैं कीमो, मतलब थेरेपेटिक का मतलब डिजीज को क्योर करने में। तो केमिकल के थ्रू तो क्या बोलेंगे? कीमोथेरेपेटिक। तो जो कि यूज किया जाता है कैंसरस सेल को किल करने में, हाँ कि ना? सो ऐसे ड्रग्स को क्या बोलते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं। बिना डीएनए को सिंथेसिस करके इन डीएनए सेल्स बाय स्टॉपिंग दियर सेल साइकिल, हाँ कि ना? तो इसमें आपको पहला क्या पॉइंट क्या लिखना है? कीमो थेरेपेटिक drugs used to kill cancerous cell। कौन सा सेल? कैंसरस सेल। इसके लिए क्या होती है आपके पास? एंटी कैंसर ड्रग होती है विदाउट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन कैंसर, जिनकी वजह से उनका सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा, हाँ कि ना? एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास बहुत सारे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स पॉसिबल है, मार्केट में अवेलेबल है। पहला आपके पास है क्या? विनक्रिस्टीन। विनक्रिस्टीन बेसिकली एक वीड है, क्या है? एक वीड है, नाम क्या है? कैंथेरस कैंथेरेंथस
रोजेस, रोजेसस मतलब रोजेस, आगे ना। और उसको बोलते हैं विनका, इनको बोलते हैं क्या, विनका रोजिया। दूसरा आपका एग्जांपल है विन ब्लास्टिन, इसका तो आपने नाम सुना होगा पहले आई थिंक। विन ब्लास्टिन ये थोड़ा फेमस है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। विन ब्लास्टिन ये भी किस में निकालते हैं, वीट से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, और वीट का नाम क्या है, कैंथेरेंथस कैंथेरेंथस रोजियस। लेकिन जो इसका नाम क्या है, वही विनका रोजिया। क्लियर। एक है आपके पास टैक्सोल, क्या है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, सिर्फ नाम सुन लीजिए। टैक्सोल है जो कि टेक्सास बकाटा से इसको ऑब्टेन किया जाता है, हाँ कि ना। लेकिन इन सब ड्रग्स का, इन सब कीमोथेरेपेटिक्स का ऑब्वियसली केमिकल है ना, तो इनका साइड इफेक्ट भी होगा। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो सर जो आपके बॉडी में हेयर्स है, मतलब जो हेड पे हेयर्स है, इनका लॉस होगा, हाँ कि ना। ब्लड का भी लॉस होगा, मतलब एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना, मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स have साइड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स लाइक, बोलो क्या हो सकता है, बोलो, जैसे कि हेयर लॉस, लोग फिर गंजा हो जाएगा, हाँ कि ना, कितना बेकार लगेगा। एनेमिया हो गया, एनेमिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इसीलिए एक नोट डाल के पॉइंट लिखना, नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है। सो मोस्ट ऑफ कैंसर, क्या बोला मैंने, मोस्ट ऑफ कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ये नीट में पूछा गया है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, सर्जरी, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन हो गया, एंड एंटी कैंसरस ड्रग्स, एंटी कैंसरस ड्रग्स। क्या ये सब बात समझ में आ रही है, हेलो। ट्रीटमेंट का लास्ट टॉपिक दैट इज इम्यूनोथेरेपी ना। इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली वही है जो अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मतलब इम्यून सिस्टम के थ्रू हम उन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, आगे ना। क्लोनल एंटीबॉडीज, these antibodies are designed to attach with a certain specific cancerous cell, जिनके वजह से it allows the immune system to destroy the cancerous cell and to deliver the radiation directly to the cancerous cell. तीसरा, carry drug directly into, आगे ना, तो इनका फंक्शन कैसे होता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, they are designed to attach, और हर सेल के पास अपना अपना क्या होता है, अलग अलग चीज के लिए रिसेप्टर होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन इन कैंसर सेल। क्लियर। उनका यूज अगर बात करें हम लोग, यूजेज में पहला क्या होगा, allow the immune system
इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम खुद से ऐसा काम करेगा टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या यूज है, तो जो रेडिएशन हम दे रहे हैं उसको डायरेक्टली वहीं तक पहुंचाए, आगे ना, डिलीवर रेडिएशन डायरेक्टली टू कैंसर सेल, डायरेक्टली टू कैंसर सेल्स। तीसरा क्या इसका यूज है, कैरी ड्रग्स डायरेक्टली टू कैंसर सेल। क्या कहीं पर कोई अदर जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल टिश्यू है, उनको कोई इफेक्ट पड़ेगा? बोलो, हेलो। नाउडेज क्या नहीं होता है, पढ़ना। नाउडेज क्या होता है, कैंसर के लिए वैक्सीन के पर भी काम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्लियर है? और ऐसा देखा गया है जो आपके पास इम्यून सिस्टम होता है और जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम, द इम्यून सिस्टम दे आर जो कैंसरस सेल का डिटेक्शन है इनको अवॉइड भी करता है और डिस्ट्रक्शन से बचता है। सो ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना चाहिए, कुछ खास तौर से, मतलब जब ऐसा कंडीशन आ जाए जब इम्यून सिस्टम उस कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने से, डिटेक्ट करने से बचने लगता है, ऐसा स्टडी में देखा गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब जो उसका इम्यून सिस्टम है उतना एक्टिव नहीं है, उतना मॉडिफाइड नहीं है, इसके लिए हम कुछ सब्सटेंस देते हैं उन पेशेंट को, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर। एग्जांपल के तौर पर अल्फा इंटरफेरोन, जो कि क्या करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। बात समझ में आई क्या? तो उसका लास्ट पॉइंट लिखिए आप, in case where immune system avoid detection and destruction, इसका मतलब क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, इनएक्टिव है, मतलब वो उतना प्रॉपरली एक्टिव है नहीं, तो इसको क्या दिया जाता है, गिवन, आगे ना, सब्सटेंस, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, ऐसे शब्दों में क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। एग्जाम्पल के तौर पर आप अल्फा इंटरफेरॉन ले सकते हैं। क्लियर है? अल्फा इंटरफेरॉन ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करेगा। बात समझ में आई? अरे बोलो, it activate immune system and destroy tumor। क्लियर है क्या? So in next we have drugs and alcohol abuse. Right on the next topic, drugs and alcohol abuse।
अल्कोहल एब्यूज। मीन्स ड्रग्स, सारे के सारे केमिकल्स ड्रग्स नहीं होते, और वही वाले ड्रग्स मेडिसिन होते हैं जो हम सिर्फ पर्पस के लिए यूज करें, अपने इच्छा के लिए, हमें अच्छा लग रहा है, विदाउट एनी नीड अगर ले रहे हैं तो ड्रग्स का एब्यूज होगा। अल्कोहल सेहत के लिए वैसे हानिकारक है, लेकिन जो कुछ हम लोग मेडिसिन लेते हैं उसमें अल्कोहल होती है, तो वहां पर वो क्या है, एज ए मेडिसिन, एज ए ड्रग्स है। लेकिन उसका हम अगर मिस यूज करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल एब्यूज बोलेंगे। सो ऐसा कुछ सर्वेज में मालूम चलता है, ऐसा कुछ डेटा से हमें मालूम चलता है कि यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल खास तौर से जो अपने जवान ग्रुप के बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो यंग यूथ, जो यूथ है, इसमें स्पेशली इनका यूज ज्यादा बढ़ गया है, हाँ कि ना। सो ये अपने लिए क्या है, काफी एक कंसर्न की बात है कि ऐसा, क्योंकि इनका इफेक्ट जो होता है बहुत खराब होती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, कुछ उल्टे पुल्टे करने लगते हैं, फिर इधर उधर की हरकतें करने लगते हैं, तो इस तरीके से समाज में प्रॉब्लम कॉज होती है। तो ये अपने जो ऑब्वियसली, और हर कंट्री का जो उसका इकोनॉमी होती है, जो उसका जो उसका अवेलेबल एसेट होती है, दैट इज द उसका यंग जनरेशन होती है। और किसी भी कंट्री का हम अगर फ्यूचर जानना चाहते हैं तो उनके हम यंग जनरेशन से पता कर सकते हैं। तो उनका यंग जनरेशन का अच्छा है, उस कंट्री का फ्यूचर अच्छा होगा। अगर यंग जनरेशन खराब है तो उस कंट्री का यंग जनरेशन भी खराब होगा। क्लियर है? तो इसके लिए हमें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, गाइडेंस मिलना चाहिए, सो दैट कि जो आपका यूथ है, जो आपके जवान बच्चे हैं, जो आपकी प्यूबर्टी से टीन एज होता हुआ एक एडोलेसेंट वाली स्टेज से गुजर रहे हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, और अपने किसी भी डेंजरस बिहेवियर से इसको बचाना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मिलना चाहिए। सो द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज, वो खास तौर से क्या होती है, ओपियाइड्स होती है, कैनाबिनाइड्स होती है, कोका एल्कोलाइड्स होती है, एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज आर obtained from some flowering plant and some are obtained from fungi, that is LSD. So write down the next point. What we can write is that जो ड्रग्स होते हैं, क्या बोला मैंने, जो ड्रग्स होते हैं which are commonly used, commonly abused are, क्या क्या हो सकता है बताओ। तो इसमें आपका होगा ओपियाइड, क्या होगा, ओपियाइड्स होगा, कैनाबिनाइड्स होगा, ये नाम एज इट इज आपको मालूम होना चाहिए, एंड कोका एल्कोलाइड्स, जिससे कोकेन बनता है, कोका एल्केलॉइड्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो खास तौर से मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम flowering plant, from flowering plants and fungi, जो फंजाई से, बाकी सबके सब फ्लावरिंग प्लांट्स है, और जो फंजाई है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में आता नहीं है, एंड जो आता नहीं है, तो जैसे फंजाई से क्या होगा, LSD, आगे ना। और LSD का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड्स, इसको हम लोग बोलते हैं LSD। ये बहुत डेंजरस होती है, क्या होती है, वेरी वेरी, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, इसको बोलते हैं हेलोसिनोजन, हाँ कि ना। इसमें लिखिएगा इट इज वेरी डेंजरस, हेलोसिनोजन obtained from fruiting bodies of fungus, obtained from fruiting bodies of fungus। आपने पढ़ा होगा फंगस के बारे में,
ऑफ फंगस, और उसका नाम क्या है? क्लेविसेप्स परप्यूरा। क्लेविसेप्स परप्यूरा। कोई दिक्कत है? परप्यूरिया, ठीक है, जल्दी लिखिए। और स्टार डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए, ये जो आपके पास हेलुसिनोजन होता है, क्या होता है? हेलुसिनोजन बेसिकली एक जैसे आप किसी भी सराउंडिंग में रहते हैं तो उसके बारे में आपको अवेयरनेस रहता है। तो ये बहुत डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ऐसे ड्रग्स को, एलएसडी को लेने के बाद आपके अंदर जो, उसके अंदर जो हेलुसिनोजन वाली प्रॉपर्टी होती है वो आपके अंदर आती है। और इसमें होता क्या है, जो उस पर्सन का, उस जो इंडिविजुअल का उस अपने सराउंडिंग से अवेयरनेस थी वो अल्टर हो जाती है, हाँ कि ना? ड्रग्स that alters a person's awareness of their surrounding. ओके हाँ, इसमें हम लोग पहले बात करेंगे ऑपोइड्स के बारे में। इन ड्रग्स में पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ऑपोइड्स के बारे में, ओपियोइड्स। ऑपोइड्स में कौन कौन आएगा आपके पास? मॉर्फिन, यहां से आपका ड्रग्स का नाम शुरू होता है, मॉर्फिन, हीरोइन, वो वाला हीरोइन नहीं जो आप समझ रहे हो। यहाँ से आपको दो ही नाम जानना है, मॉर्फिन और हीरोइन। क्लियर है? बेसिकली ये जो हीरोइन होती है ये ऐसी ड्रग होती है जो कि आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं। तो बेसिकली दीज ऑपोइड्स, ये वो ड्रग्स हैं विच बाइंड्स टू स्पेसिफिक opioid receptors which are present in central nervous system of the body and GIT, gastrointestinal tract। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि GIT में और CNS में जो आपके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होती है ड्रग्स के लिए, वो होती है ऑपोइड रिसेप्टर। ये उससे बाइंड करके उनके फंक्शन को अल्टर करता है और फिर वो अपने हिसाब से अलग अलग हरकत शो करता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये बाइंड करता है। क्लियर है? वहीं पर बात करें हम लोग किसके बारे में, ये तो था आपके पास ऑपोइड्स के बारे में, हाँ कि ना? और नेक्स्ट हम लोग बात करें किसके बारे में? हीरोइन के बारे में। क्लियर? हीरोइन के बारे में बेसिकली इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज स्मैक। क्या बोलते हैं इसको? स्मैक बोलते हैं। और केमिकली इट इज एक्चुअली, ये जो हमने पढ़ा ये क्या एक्चुअली मॉर्फिन है। क्या है एक्चुअली? ये जो हमने पढ़ा ये क्या है? मॉर्फिन है, हाँ कि ना? और ये इस तरीके से CNS के और CIT के रिसेप्टर से बाइंड करता है। जो हीरोइन है बेसिकली कॉमनली क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं। और ये मॉर्फिन से कुछ मिलता जुलता है, तो इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मॉर्फिन क्या बोलेंगे? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मतलब जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे, मतलब एसीटेट ग्रुप से इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनता है? ये हीरोइन बनता है। तो दिट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या इतनी बात समझ में आई? दैट इज हीरोइन। जैसे अभी रिसेंटली आपने जाना होगा कि कुछ क्रूज केस में सब कुछ बच्चों को अंदर दिया था कि ड्रग केस में। अभी कुछ रिया वाला केस आया था, अभी कुछ सुशांत सिंह राजपूत का इस तरीके से केस वगैरह आया था। तो ड्रामा में कुछ भी ड्रामा हो सकता है, तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है?
तो बेसिकली जो डाइएसिटिल मॉर्फिन होती है, इसका अगर नेचर के बारे में बात की जाए, शक्ल में कैसी होती है, ये व्हाइट होती है, ऑर्डरलेस होती है, मतलब कोई स्मेल नहीं होगा। टेस्ट में कैसे होता है, बीटर होती है, बीटर, वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। हाँ कि ना। आगे से अगर बात करूं, अभी हीरोइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आगे मैं बात करूं, बेसिक इट इज ऑब्टेन्ड, ये जो क्या है आपके पास हीरोइन जो है, ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन of morphine which is extracted from latex of poppy plant। एक प्लांट का नाम है पोपी प्लांट, नाम है उसका क्या, नाम क्या है, पोपी प्लांट, नाम है उसका पेपेवर सोमनीफेरम। ये नाम ध्यान रखना, ये नीट में पूछा गया है, पेपेवर सोमनीफेरम। जनरली इसको जो लिया जाता है, जो ड्रग एब्यूज करते हैं, इनको कैसे लेते हैं, स्नॉटिंग करते हैं, जबरदस्ती करके एक तरीके से नोज के थ्रू लेते हैं, दैट इज स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। एंड जो हीरोइन है, इट इज अ डिप्रेसेंट, लेने के बाद इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब डिप्रेस में चला जाता है। मतलब एक टाइप से इनएक्टिव हो जाती है, डिप्रेसेंट, और जिनकी वजह से बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट, जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन के बारे में बात करूं, जो मॉर्फिन है इसके बारे में बात करूं, इट इज वेरी इफेक्टिव sedative and painkiller। खास तौर से उनके लिए यूजफुल टू दोज who have useful to undergone सर्जरी पेशेंट। ऐसे पर्सन जो कि जिनका सर्जरी हो रखा है, तो उनके काम में, उनके इसमें काफी काम आता है। तो इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो आपके पास क्या है मॉर्फिन है, बेसिकली ये पॉपी प्लांट से, ये पॉपी प्लांट इस पेपर सोमनीफेरम, इसके लेटेक्स से सेग्रेट किया जाता है। और ये जो आपके पास क्या है हीरोइन है, इनके एसिटाइलेशन से क्या बनता है, हीरोइन बनता है। बात समझ में आ गई। हीरोइन किससे बनता है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है। और ये जो मॉर्फिन है ये किससे बनता है, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। जो नेक्स्ट आपके पास है दैट इज अच्छा एक बात और, जो इनका स्ट्रक्चर वगैरह है ना, जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन है और इसका जो ओपियम पॉपी प्लांट है, इसका डायग्राम अच्छे समझ लेना।
आपको लेवलिंग करने के लिए पूछा जाएगा। एक तो आप पूछेगा कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कौन सा है, दूसरी बात ये भी पूछ सकता है उसमें कितने ईस्टर बॉन्ड हैं या कितने क्या हैं, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। और ये पूछ देगा कि इसमें से कौन सा ओपियम पॉपी प्लांट है या कौन सा क्या है, कौन सा कैनाबिस सैटिवा है, कौन सा धतूरा प्लांट है, और कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर कैसे है, हाँ कि ना। इसमें OH ग्रुप भी होते हैं, तो किसमें OH ग्रुप कितना है और कहाँ पर होती है, इस तरह के सवाल आपसे बन सकता है इनका केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। तो अगला अगला हम लोग ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज कैनाबिनाइड्स। कैनाबिनाइड्स, अगर कैनाबिनाइड्स के बारे में बात करूं, इसके बारे में बात करूं, कैनाबिनाइड्स के बारे में बात करूं, बेसिकली ये कुछ खास ग्रुप ऑफ केमिकल है जो कि कैनाबिनाइड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विथ कैनाबिनाइड रिसेप्टर, कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स, आगे ना, जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्रेन। नेचुरल कैनाबिनाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सैटिवा। ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो नेचुरल वाला होता है, कहां से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सैटिवा, ये प्लांट का नाम है, इसका भी दिया हुआ है। तो इनके लीफ से बनाया था क्या, कैनाबिनाइड्स, दीज आर ड्रग्स बेसिकली, हाँ कि ना। जो इनके फ्लावर टॉप्स हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, जो फ्लावर टॉप्स हैं इनके, फ्लावर टॉप्स, लीव्स हो गया, और इनके रेजिन्स हो गया, आगे ना, रेजिन्स ऑफ कैनबिस प्लांट, कैनबिस प्लांट, they are used for various combination to produce क्या क्या, मैरिजुआना, क्लियर, हैशिश, चरस, गांजा, और भांग भी कह सकते हैं, पर भांग यहाँ से नहीं मिलता है। मैरिजुआना, हैशिश, चरस, गांजा, ये सारा कहाँ से मिलता है, फ्लावर टॉप्स, लीव्स और रेजिन्स ऑफ कैनबिस प्लांट से। इनसे अलग अलग कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया जाता है, मैरिजुआना, हैशिश, चरस, गांजा, हाँ कि ना। बेसिकली अगर इसको बात की टेकन बाय किस तरीके से इसको ली जाती है, तो बेसिकली दे आर टेकन बाय किस प्रोसेस के थ्रू, टेकन बाय इनहेलेशन, लंबी सांस लेते हैं और उसको अंदर घसीटा जाता है, इनहेलेशन, ऑरल इंजेक्शन, माउथ के थ्रू भी जैसे हम लोग दवाई लेते हैं वैसे भी की जाती है, ऑरल इंजेक्शन, क्लियर है। और ये खास तौर से जो सारे के सारे ड्रग्स हैं ये किन के लिए फेमस है, ये डायरेक्ट किस पे इफेक्ट दिखाती है, इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिनकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्लियर है। खास तौर से दीज आर अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सके, इसलिए अल्कोहल का टेस्ट भी की जाती है जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं। जैसे खास तौर से बात करूं क्रिकेट के बारे में, तो वहां पर भी इस तरीके से टेस्ट की जाती है, इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो सके, अगर ऐसा हो तो उनके खिलाफ काफी प्रॉब्लम होता है, कार्रवाई की जाती है। अगला हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज कोका एल्कलॉइड, और इसको क्या बोलते हैं, कोकेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोकेन बोलते हैं, कोका एल्कलॉइड या कोकेन बोलते हैं। बेसिकली दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम
obtained from कोका प्लांट, कौन सा प्लांट? कोका प्लांट, नाम है एरीथ्रोजाइलम कोका। आगे ना, और ये कहाँ कहाँ से कहाँ मिलेगा आपको? इट इज अ नेटिव, मतलब वहाँ के वहीं के लोकल प्लांट है, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये जो आपके पास कोका प्लांट है, ये किन के इंटरफेयर करता है? इट इंटरफेयर्स विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। नाम क्या है? डोपामाइन। नाम क्या है? डोपामाइन। याद होगा आप लोगों को। आगे ना, आगे बढ़ू। अगर नेक्स्ट बात करें, ये जो कोकेन है ना, क्या बोला मैंने? ये जो कोकेन है, कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली कॉल्ड कोक बोलते हैं या क्रैक बोलते हैं। आगे ना, और ये कैसे लिया जाता है? स्नोटेड, नोज के थ्रू स्नोटिंग की जाती है। क्लियर? It has a potent stimulating action on central nervous system, producing sense of euphoria and increased energy. क्या बोला मैंने? यूफोरिया और इंक्रीज्ड एनर्जी। यूफोरिया क्या होता है? बेसिकली एक फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब काफी एक्साइटमेंट होता है, जिनकी वजह से इनका काफी एक तरीके से क्या बोला जाए कि इन एक्साइटमेंट्स में वो इंसान ज्यादा परफॉर्म करने लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशन। मतलब हेलुसिनेशन क्या होती है? मैंने कुछ देर पहले बताया कि वो पर्सन उसके बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। कोई दिक्कत है? जो उसके अपने सराउंडिंग से जो अवेयरनेस थी उसको खत्म कर देता है, मतलब वो अल्टर हो जाती है। क्लियर है? So drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, and other similar drugs normally used for medicine to help patient to cope up with mental illness like depression and insomnia. Insomnia क्या होती है? बेसिकली नींद नहीं आने वाली का डिजीज का नाम है। Several plants, fruits, and seeds having hallucinogenic property that have been used for hundreds of years, like in folks of medicine, religious ceremonies, and rituals all over the world. And when these are taken for the purpose other than medicinal use, in amount or frequency that impairs one's physical or physiological or psychological function, इसको हम लोग बोलेंगे ड्रग एब्यूज। आगे ना, ड्रग एब्यूज अगर पर्पस के लिए लिया जाए तो वो क्या है? मेडिसिन है। अगर बेपर्पस में लिया जाए, सिर्फ अपने फायदा में, मतलब कुछ ऐसे ही मन कर रहा है या फिर कुछ आपकी लत लग गई है, ले रहे हैं, तो उसका क्या बोलेंगे? ड्रग्स ही एब्यूज बोलेंगे। क्लियर है? तो इनका जो डायग्राम वगैरह है आपको अच्छे से देख लेना है, लर्न कर लेना है। बाकी हम लोगों ने बात कर रखा है एडोलेसेंस के बारे में और ड्रग या अल्कोहल एब्यूज के बारे में। एडोलेसेंस क्या होती है? बेसिकली एक पीरियड होती है एंड एक प्रोसेस होती है जब बच्चा मेच्योर होता है इन खुद के टर्म्स में, कि खुद के एटीट्यूड और बिलीफ एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, खुद के फैसले करने लगते हैं। और ये जो एडोलेसेंस वाली पीरियड होती है 12 टू 18 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 12 टू 18 ईयर्स पीरियड होती है। क्लियर? बेसिकली एडोलेसेंस चाइल्डहुड को एडल्टहुड से जोड़ने वाला एक ब्रिज लिंकिंग पाथ है, जहां पर वो खुद पहले बच्चा डिपेंडेंट, फिर बाद में इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। यही कहलाता है एडल्टहुड। क्लियर है? फिर है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, बाकी सब लोगों ने इनिशियल लेक्चर में पढ़ रखा था। और एक है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाकी ये है, और जो ड्रग्स वगैरह है इनका काफी कुछ साइड इफेक्ट होता है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग। अच्छा, अगर अल्कोहल की बात करें और अल्कोहलिज्म की बात करें, बेसिकली इथाइल अल्कोहल इज कंज्यूम्ड एज फर्मेंटेड बेवरेज विथ लो कंटेंट ऑफ अल्कोहल, बियर एंड वाइन। जब, अच्छा ये सब हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे। अगर अल्कोहल के बारे में बात किया जाए, अल्कोहल या अल्कोहल, हाँ कि ना, बेसिकली अगर ये नॉर्मल विथ लो कंटेंट में है, लो कंटेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल कंज्यूम एज ए फर्मेंटेड बेवरेज, ये फर्मेंटेड बेवरेज होता है, लो कंटेंट ऑफ अल्कोहल अगर हो, इसके लिए आता है आपके पास बियर एंड वाइन, बियर एंड वाइन, क्लियर। अगर इसको मतलब इसका मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, एंड इफ अगर डिस्टिल हो जाए, मतलब वाटर कम हो जाए, मतलब वाटर डिस्टिल्ड बेवरेज हो जाए, जिनके पास अल्कोहल हाई अल्कोहल परसेंटेज हो जाए, मतलब वाटर कम होगा तभी तो ये हाई अल्कोहल परसेंट हो जाएगा। इसके लिए कौन कौन सा आता है, ब्रांडी आता है, रम आता है, और विस्की आता है, विस्की और जिन भी आता है। कोई दिक्कत, ब्रांडी, रम, विस्की, जिन, आगे ना। सो बेसिकली दिस अल्कोहल इज रैपिडली एब्सॉर्ब फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टोमक, स्टोमक से एब्सॉर्ब किया जाता है एंड एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम विथ माइन्यूट ऑफ इंजेक्शन इन लिवर। लिवर में क्या होता है ये जो अल्कोहल, इन लिवर, इन लिवर ये अल्कोहल, अल्कोहल is converted into more toxic substance, more toxic substance, नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। कोई दिक्कत, हाँ। इनका अगर इफेक्ट्स के बारे में बात करूं, इनका अगर इफेक्ट्स के बात करूं, तो पहला हम लोग क्या इफेक्ट बात करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन करता है, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लो ब्लड शुगर को लो करता है, क्लियर है। दूसरी बात, ये सेरेबेलम को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट द पार्ट, ब्रेन पार्ट ऑफ सेरेबेलम, जिनकी वजह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड हो जाती है, इसलिए वो कभी इधर लुढ़कता है, इसलिए कभी उधर लुढ़कता है। अगर लीवर में इसका इफेक्ट देखा जाए, क्योंकि लीवर वही ऑर्गन है जिनके थ्रू सारे के सारे पॉइजनसिटी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रल किया जाता है, उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। तो जितना ज्यादा लीवर अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो लीवर को उतना ही काम करना पड़ेगा। तो लीवर वही एक ऑर्गन है जो कि मोस्टली अफेक्टेड होती है अल्कोहल से, क्लियर है। सो एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड दैट कॉजेज द सिंथेसिस ऑफ फैट विच इज डिपोजिट इन द लिवर एंड बाइल डक्ट्स, जिनकी वजह से फैटी लीवर सिंड्रोम हो जाता है, मतलब लीवर मोटा हो जाएगा और वहां पर वो फर्दर काम नहीं कर पाएगा। द फर्दर स्टेजेस इन दिस ऑफ दिस आर लिवर किरोसिस एंड बिलियरी किरोसिस डिजीज, मतलब जहां पर लीवर्स कैसा होता है, फाइब्रस हो जाता है और वो काम नहीं कर पाता है, क्लियर है। एक टर्म है एमनेसिया, एक टर्म क्या है, टर्म क्या है, एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। जब ऐसा लोग ड्रिंक करते हैं तो मेमोरी, अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, तो क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी। कब क्या हुआ उसको याद ही नहीं रहता, इसलिए एक दो चार झापट लगाओगे और ठिकाने पे तो उसको फिर थोड़ा बहुत होश आ जाएगा। एक होता है गैस्ट्राइटिस, इसमें क्या होता है, इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल ऑफ स्टोमक। अगर लॉन्ग टाइम हुआ, इन क्रोनिक केसेस गैस्ट्रिक अल्सर भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, बॉडी विल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज इज रिड्यूस, मतलब जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे, इनका अगर बैड क्या बोलते हैं अब्यूज करोगे, तो आपके जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो डिजीज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्या है, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज। बायोमेडिकल
टेक्नोलॉजीज। एक टेक्निक है जहां पर हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक होता है आपके पास कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी, बाईपास ग्राफ्टिंग। इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, CABG, क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बेसिकली एक ये वो है जहां पर इट इज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, जहां पर जो कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की जो आर्टरी है, वहां पर कुछ ब्लॉकेज हो जाने की वजह से, क्या बोला मैंने, हार्ट को तो रेगुलरली ब्लड की सप्लाई चाहिए होता है, क्योंकि वहां पे फिर वापस भी जाना होता है, फिर वहां से वापस निकलना भी होता है। सो इट इज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। इन दिस सर्जिकल procedure a blood vessel from the another part of the body is used as bypass the blocked region of coronary artery। जो हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाने की वजह से हमें अपने दूसरा कोई आर्टरी को यूज करना पड़ता है ताकि उस पर ब्लड सप्लाई जाती रहे। So two vessels are used most often are the saphenous vein from the leg and the internal mammary artery from the chest। इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल से आप लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ेंगे। सिर्फ एक तरीके से क्या है, बाईपास सर्जरी है, जहां पर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उनको ब्लड को कंटिन्यूस सप्लाई करने के लिए इसको हमें बाईपास सर्जरी देनी पड़ती है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास पटका। नेक्स्ट क्या है, पटका। पटका क्या होता है, फुल फॉर्म परक्यूटेनियस ट्रांस ल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी ये वो टेक्निक है जो कोरोनरी आर्टरी बेसिकली ब्लॉक हो जाती है, उनको अनब्लॉकिंग करने के लिए यूजिंग मतलब ये वो टेक्निक है जहां पर जो आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है, मतलब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जम जाती है, इसके लिए एक बलून कैथेटर इंसर्ट करते हैं आर्टरी में। कहां से, आर्म या फिर थाई में, आर्टरी ऑफ आर्म और थाई, एंड जेंटली गाइडेड द थ्रू आर्टेरियल सिस्टम अंडर एक्सरे ऑब्जर्वेशन आर्टरी। और फिर वहां पर एक डाई रिलीज की जाती है, मतलब जो हम लोग डायग्राम में देखते हैं, दैट इज एंजियो डायग्राम, आर टेकन टू लोकलाइज द प्लेग। नेक्स्ट द कैथेटर जो ट्यूब टाइप की होती है उसको आर्टरीज में इंसर्ट करते हैं ताकि उसको धीरे धीरे उसको इन्फ्लेट किया जा सके। और जो प्लेग वगैरह है, जैसे मान लो कि क्या है आपके पास, ये आर्टरी है, इनके वाल्स में क्या है, ये डिपोजिट हो गई है जो प्लेग वगैरह जो उसको आर्टरी को ब्लॉक कर चुका है, तो उसको आर्टरीज के थ्रू हम लोग एक कैथेटर ट्यूब इंसर्ट करते हैं और ये पहले से कंस्ट्रिक्टेड होती है, फिर उसको इन्फ्लेट किया था जिनकी वजह से इसमें ब्रेक डाउन होगा और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ये इसको दबा के रखेगा जिनकी वजह से ब्लड इजीली पास हो सके। क्लियर है। तो प्लेग अगेंस्ट द ब्लड वेसल वॉल, जिनकी वजह से उस चैनल को, उस पाथ को क्लियर करता है और जो कि पहले ब्लॉक्ड था, जिसको हम लोग एंजियोप्लास्टी में पटका के तो पटका टेक्निक बोलते हैं। Basically it is the technique for clearing the blocked coronary artery। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्या, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इनको इन शॉर्ट ECG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ECG बोलते हैं। बेसिकली इससे जो ग्राफ मिलता है, इससे जो ग्राफ पेपर में बनाते हैं, आपने कभी देखा होगा कि पैर वगैरह में या फिर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल वगैरह में, टेलीविजन वगैरह में, ऐसा आपका हॉस्पिटल में जब ऐसा होता है, जब हार्ट का हम उसका लेवल देखते हैं, एक मशीन होती है, मशीन को हम लोग बोलते हैं कार्डियोग्राफ, और जो उससे हम पेपर में बनाते हैं, जो पेपर में ड्रॉ किया हुआ आता है, जो हार्ट की एक्टिविटी आती है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हमें पेपर में मिलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाँ कि ना।
दैट इज ECG। ठीक है, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो उससे हमें रिजल्ट मिलता है, जो हम जो पेपर में देखते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ अभी। तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। तो जब हम उसको मशीन में लगाते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम लोग एक हाई वोल्टेज एक ट्रेस शो करता है वो, जहाँ पर कुछ क्लिप टाइप की चीज होती है, जो पैर के नीचे वाले पार्ट में लगाया जाता है, और कुछ हाथ में लगाई जाती है, और कुछ चेस्ट में लगा करके, कुछ शॉक टाइप का मतलब जो चेस्ट में कुछ लिक्विड लगा करके चेस्ट में लगाया जाता है, जिससे हम हार्ट की एक्टिविटी को जान सकते हैं। तो ये आपको बहुत है QRS, ये इस सवाल से बनता है। और इधर P है, इसका लेवलिंग में पूछी जाती है, इधर क्या है, T है। फिर इधर जो नेक्स्ट साइकिल, इस तरीके से हार्ट की साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती रहती है, फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट साइकिल वो शुरू हो जाती है। बेसिकली ये जो ECG है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, जहां पर हम लोग इसका हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 इन ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, मतलब पैर के लेफ्ट एंकल में लगाते हैं और दोनों रिस्ट में लगाते हैं, कि 2-3 होती है, that continuously monitoring the heart activity. For detailed evaluation of the heart function, a multiple leads are attached to the chest region, जिनकी वजह से कुछ पीक इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मिलता है। A letter from P to T corresponds to specific electrical activity of the heart. इसमें सवाल पूछता है कि P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, और नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट, तो P वेव जो आपको अभी कुछ देर पहले डायग्राम में दिखा था, दैट रिप्रेजेंट्स, अभी हमने कुछ देर पहले दिखा था ना ये वाला डायग्राम। हाँ, P का काम क्या होता है, ये जो P है आपके पास, बेसिकली इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, मतलब ऐसे टाइम पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होगा, जिनकी वजह से विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया। मतलब ऑरिकल जो आर्टरी होती है, मतलब जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होती है, वहां पर क्या होगा, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, हाँ कि ना। तो बेसिकली क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब वो पोलराइज ना होगा, क्या होगा, डीपोलराइज होगा, जिनकी वजह से एट्रिया का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। और इसको क्या पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। इन नेक्स्ट वी हैव QRS कॉम्प्लेक्स दैट रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जहां पर जिसमें डीपोलराइजेशन होगा, जिसमें उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, which initiate ventricular contraction that contracts start shortly after Q and marks the beginning of the systole। क्या होगा इसका, इसको हम लोग सिस्टोल बोलेंगे। जब हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल, मतलब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। आ गया QRS, देन लास्ट में था T, इट रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, मतलब द एंड ऑफ T वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। Obviously, by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heart beat rate of an individual. Since electrocardiograph are obtained from the different individual have roughly same shape of a given lead configuration, any deviation in this shape indicate that possible abnormality or disease. Hence, it is very great clinical significance, जिससे हम लोग हार्ट की एक्टिविटी को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर है? बेसिकली ये रहा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आपको उसको रिवाइज करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट होगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।